Hello everyone, in this video lecture we will discuss about two most important compounds of oxygen, that is dioxygen and ozone. We will also discuss about some different type of oxides, that is acidic oxide, basic oxide, amphoteric oxide and neutral oxides. So let's discuss about our first topic, that is dioxygen. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डाईऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो O2 है, यानी कि ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होता है बाय डबल बॉन्ड इस तरीके से, और हमारे पास O2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जो कि काफ़ी अबंडेंट भी है। आप ये कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट में एयर है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी है डाईऑक्सीजन। तो डाईऑक्सीजन में जैसे आपको पता है कि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एडजेसेंट एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और O2 हमारे पास मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो अगर हम इनकी प्रिपरेशन की बात करें कि किस तरीके से ऑक्सीजन को, यानी कि ऑक्सीजन गैस को, डाईऑक्सीजन को प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है, यानी कि जो लेबोरेटरी मेथड भी है, लैब्स वगैरह में प्रिपेयर करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो यह बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट सच एज क्लोरेट, नाइट्रेट्स, परमैंगनेट। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड से हम क्या कर सकते हैं, डाईऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल कंसीडर कर रखा है जो कि हमारे पास आप देखें तो क्लोरेट का है। तो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास 2KCl और 3O2 और डाईऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, चाहे क्लोरेट की बात करें, चाहे नाइट्रेट की बात करें NO3, चाहे परमैंगनेट की बात करें MnO4 नेगेटिव, सभी में क्या है, हमारे पास जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है कंपाउंड में वो काफ़ी ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है हमारे पास, जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, तो उनको हीट करके हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली डाईऑक्सीजन को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनके एनायन लिखे हुए हैं, एनायन मेंशन है। तो इनके जो सॉल्ट होंगे, फॉर एग्जांपल आप क्लोरेट का देख सकते हैं, पोटेशियम क्लोरेट है। इसी तरीके से नाइट्रेट का पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट की बात की जा सकती है, NaNO3। और इसी तरीके से परमैंगनेट में पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर सकते हैं, KMnO4, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जो लैब्स वगैरह में ईजिली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड्स का भी हम क्या कर सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करके डाईऑक्सीजन को फॉर्म कर सकते हैं। बट यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि हमको ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड चाहिए होते हैं जो मेटल इनर्ट हो, यानी कि जो रिएक्शन ईजिली ना करते हों। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे Ag की बात की गई है, PB लेड की बात की गई है। तो रिएक्टिव अगर हम मेटल्स की बात करेंगे, सोडियम वगैरह की, तो उसमें से हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना रिएक्टिव है कि ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर रखी है। तो ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड हमको चाहिए में वो मेटल प्रेजेंट हो जो ज़्यादा रिएक्टिव ना हो। जब वो रिएक्टिव नहीं होगा तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को एलिमिनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। अगर वो खुद ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन को हम वहाँ से एलिमिनेट ही नहीं कर पाएंगे, वो बाइंड ही रहेगा उसके साथ, तो ईजी नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन को वहाँ से फॉर्म कर पाना, ऑक्सीजन गैस को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिल्वर ऑक्साइड को हीट करके हम क्या कर सकते हैं, डाईऑक्सीजन को फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से लेड ऑक्साइड को भी हम क्या कर सकते हैं, हीट करके डाईऑक्सीजन को फॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि या तो हम ऐसे मेटल्स की बात करें जो कि बहुत कम रिएक्टिव हो, और अगर हम कुछ ऐसे मेटल्स की बात करें जो थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ज़्यादा इनर्ट नहीं है, तो इनके हमको हाइयर ऑक्साइड्स लेने पड़ते हैं। PbO भी आपको पता है ऑक्साइड है, यहाँ पे आप देख सकते थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हाइयर ऑक्साइड है हमारे पास। तो मेटल्स के, या तो हम ऐसे मेटल्स के ऑक्साइड की बात करें जो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, या फिर हम ऐसे मेटल्स की बात करें जो थोड़े तो रिएक्टिव हैं बट उनकी जो हम ऑक्साइड लेंगे वो हाइयर ऑक्साइड लेंगे, जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। और ऐसे जो हमारे पास ऑक्साइड्स होंगे वो रिड्यूसिंग नेचर रखते होंगे, और जब हम उनको हीट करेंगे तो वो रिड्यूस होके लोअर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट मेथड की बात करें तो वो है हमारे पास बाय डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में आप जैसे बात कर सकते हैं कि हमारे पास परऑक्साइड बॉन्ड होता है यहाँ पे इस तरीके से HOOH। तो ये जो लिंकेज है हमारे पास
O लिंकेज, ये पेरोक्साइड लिंकेज है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। तो ज़्यादा स्टेबल ना होने की वजह से ये डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होके H2O वाटर और हमारे पास क्या फॉर्म करते हैं, डाई ऑक्सीजन। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है ये भी हमारे पास। इसमें कैटलिस्ट की प्रेजेंस हमको चाहिए होती है, तो यहाँ पे MnO2 ले सकते हैं एज अ कैटलिस्ट, या फिर हम निकल वगैरह, या हम कह सकते हैं कि पाउडर्ड मेटेलिक हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं इस मेथड में बेसिकली। नेक्स्ट जो मेथड है वो हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं दो बेसिकली। काफ़ी बल्क में अगर हमको डाई ऑक्सीजन को प्रिपेयर करना है तो इन मेथड का यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो फोर्थ मेथड है हमारा वो है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इंडस्ट्रियल मेथड है, बल्क में प्रिपेयर करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो इस मेथड में हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, यानी कि हम एक टैंक में वाटर को फिल करते हैं और 2 इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं जिनको बैटरी से अटैच करते हैं, जिससे एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। ऐसा करने पे क्या होता है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास वहाँ पे ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है, यानी कि हमारे पास एनोड पे ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है। वही अगर हम बात करें कैथोड की, जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। Here we have a diagram by which we can explain the electrolysis of water, that is the formation of dioxygen। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, एक पे हमने नेगेटिव चार्ज दे रखा है। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया है वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है और इसको हम कहते हैं एनोड। ठीक इसी तरीके से जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है वहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है उस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और इसको हम कैथोड कहते हैं। तो इस तरीके से डाई ऑक्सीजन हमको वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रिपेयर हो जाती है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री इसमें यूज़ होता है, या हम ये कहेंगे कि अगर हमको बल्क में प्रिपेयर करनी है, ऑक्सीजन गैस चाहिए हमको, तो हम इस मेथड के थ्रू उसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो जो हमारे पास एनवायरनमेंट में एयर है हम इसको कंटेन करते हैं, कंप्रेस करते हैं, जिससे लिक्विफिकेशन हो जाता है। लिक्विफिकेशन करके हम इसमें से वाटर के ट्रेसेस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अलग कर लेते हैं। देन उसमें जो अलग गैसेस प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस या और कोई गैस, तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, यानी कि इनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाकी गैसेस से सेपरेट कर लेते हैं। तो इसमें मेन प्रोसीजर है हमारे पास सेपरेशन का, आप कह सकते हैं कि एक मेथड है। इसमें हमने ऑक्सीजन को फॉर्म नहीं किया है, कोई रिएक्शन कंडक्ट नहीं कराई है, हमने फिज़िकल मेथड से क्या किया है, जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको सेपरेट किया है और सेपरेट करके अपने फर्दर यूज़ में उसको हमने लिया है। अब अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ की, तो जैसा आप लोग जानते हैं कि इसका कोई ऑर्डर नहीं है, यानी कि ऑर्डरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस गैस है। कोई कलर ही नहीं होता इसका, आप ये कह सकते हैं, नहीं तो हम कोई एनवायरनमेंट में ज़रूर इसका कलर हमको दिख रहा होता। तो इसका कलर नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है और कोई टेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंबशन में ये हमारे पास यूज़फुल है, इसके बिना कंबशन नहीं हो सकता है। तो ऑक्सीजन डज नॉट बर्न बट इट सपोर्ट्स कंबशन। तो कंबशन रिएक्शन जितनी भी होती है वहाँ पे ऑक्सीजन का आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो पाता है। और ये खुद कंबशन नहीं होती है, यानी कि खुद तो नहीं जलती है, बट जलने के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है, या ये कहें कि जलने में किसी भी चीज़ के कंबशन में ये हेल्प करती है। और आप देख सकते हैं जो रिएक्शन होती है वहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म होते हैं किसी भी चीज़ को जब हम बर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मेथेन को बर्न करेंगे तो CH4 रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और CO2 फॉर्म कर देगा। तो बेसिकली ये खुद कंबाइन हो जाती है, जिसका कंबशन हो रहा होता है, और ऑक्साइड्स फॉर्म कर देती है उनके। यही इसकी जनरल रिएक्शन भी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट AU एंड PT। तो जो नोबल मेटल्स है हमारे पास, यानी कि गोल्ड और प्लेटिनम टाइप, इनके साथ रिएक्शन नहीं करती है, ऑक्सीजन नहीं कर पाती है, बट ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करती है, नॉन मेटल्स के भी साथ रिएक्शन करती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। हाँ, इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है, कुछ मेटल के साथ तो ये एनवायरमेंटल कंडीशन में ही रिएक्शन कर लेती है, बट कुछ के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको स्टार्टिंग में हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। बट अल्टीमेटली जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, हमको हीट प्रोवाइड होती है रिएक्शन के थ्रू। बट हाँ, इनिशिएट करने के लिए हो सकता है कि हमको स्टार्टिंग
करने के लिए, रिएक्शन के लिए कुछ हीट या कुछ एनर्जी को प्रोवाइड कराना पड़ता है उस सिस्टम को। बट बाद में जब वो रिएक्शन स्टार्ट होगी तो हमें उस रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिल जाएगी। तो जब हम उसका कंक्लूज़न देखेंगे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होगी। तो यहाँ पे हम कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन की बात कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। कार्बन यानी कि कोल्स वगैरह को जब हम बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। एल्युमिनियम के साथ ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक इसी तरीके से मेथेन की कंबशन रिएक्शन की भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो मेथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 और H2O को फॉर्म करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मेटल्स हैं, यानी कि हमने मेटल की बात की है, हमने नॉन मेटल की बात की है और हमने कंपाउंड की भी बात की है। तो कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्शन है ऑक्सीजन की। मेटल्स के साथ जैसे अभी हमने लिखा था, मेटल्स के ऑक्साइड फॉर्म करती है, नॉन मेटल्स के भी ऑक्साइड फॉर्म करती है, और कुछ कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करके भी उसमें जो मेटल्स या नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऑक्साइड फॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन की रिएक्शंस की बेसिकली बात करते हैं। इसी से रिलेटेड जो ऑक्साइड्स हमने बात की है इसको फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम ऑक्साइड की डिफाइन को देखें तो अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्साइड। तो कोई भी आपके पास जो मेटल है या नॉन मेटल है जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बना रहा है, जैसे यहाँ पे कंपाउंड बने हुए थे, तो इनको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड्स। तो इसका क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 4 बेसिकली मेन क्लासेस हैं जिसमें हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट है एसिडिक ऑक्साइड, दे डिज़ोल्व इन वाटर फॉर्मिंग ऑक्सी एसिड्स। तो अगर हम बात करें एसिडिक ऑक्साइड की तो सिंपली हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनका नेचर कैसा है, एसिडिक। तो वाटर में डिज़ोल्व होकर एसिड फॉर्म करके हम प्रूव कर सकते हैं इस बात को, या फिर हम इनके जो भी ऑक्साइड है अगर हम उसको किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएं और सॉल्ट फॉर्म हो जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो ऑक्साइड एसिडिक होगा। तो 2 मेथड होते हैं बेसिकली हमारे पास किसी भी ऑक्साइड को एसिडिक या बेसिक कहने के लिए। या तो हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करें और देखें कि एसिड फॉर्म हो रहा है या एल्कली फॉर्म हो रहा है। अगर एसिड फॉर्म होगा तो नेचर एसिडिक होगा। या फिर हम क्या करें, उस ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराएं। अगर एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर रहा है तो नेचर बेसिक होगा, और अगर बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर रहा है तो उस ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे वाटर के बेसिस पे डिफाइन कर रखा है। तो जब हम वाटर पे डिज़ोल्व करेंगे जिस ऑक्साइड को, अगर वो एसिड फॉर्म करता है तो हम उस ऑक्साइड को क्या कहेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाइक्लोरो हेप्टाऑक्साइड और डाईमैंगनीज हेप्टाऑक्साइड। ये मेन एग्जांपल हैं जो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। तो यहाँ पे हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराई है सल्फर ट्राइऑक्साइड की, तो H2SO4 फॉर्म होता है जो कि एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक इसी तरीके से हमने Cl2O7 की H2O के साथ रिएक्शन कराई है जिससे HClO4 फॉर्म होता है, जिसको हम परक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। तो इन रिएक्शंस की हेल्प से हम इनके नेचर को या इनका जो एसिडिक करैक्टर है उसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक ऑक्साइड है, सेम डेफिनेशन इसके लिए भी है, दे डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। तो इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। तो ये मेन एग्जांपल है इसके। यहाँ पे भी हमने वाटर के साथ रिएक्शन करके देखा है क्या फॉर्म हो रहा है। तो जैसे ही हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं NaOH फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और CO की H2O के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो ये प्रूव करता है इसके बेसिक कैरेक्टर को। नेक्स्ट न्यूट्रल ऑक्साइड है, दे नाइदर रिएक्ट विद एसिड नॉर विद द बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट। तो जैसे हमने कहा था कि एसिडिक जो ऑक्साइड होंगे वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे, जो बेसिक ऑक्साइड होंगे वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे एग्जांपल हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये दोनों हमारे पास ऐसे एग्जांपल हैं जो कि न्यूट्रल नेचर रखते हैं, ना ही एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। एक लास्ट हमारे पास जो इसका क्लास है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम ये कह सकते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो दोनों तरीके का नेचर रखते हैं, यानी कि These can react with acids as well as bases to form salt। दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं हम लेड ऑक्साइड का। लेड ऑक्साइड जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम प्लम्बेट फॉर्म करता है,
और H2O फॉर्म करता है, ये एक सॉल्ट है आपके पास। ठीक इसी तरीके से अगर ये H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास PbSO4 बनता है जो कि सॉल्ट है और वाटर रिलीज होता है। तो दोनों यहाँ पे हमने जो रिएक्शन की है वो बेस के साथ है और यहाँ पे जो हमने दी है वो एसिड के साथ है। तो आप देख सकते हैं दोनों के साथ रिएक्शन करके हमारे पास सॉल्ट बन रहा है, ये भी सॉल्ट है और यहाँ पे ये हमारे पास सॉल्ट है। तो अगर हम बात करें Cr2O3 की तो बेस के साथ रिएक्शन करके NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्रोमेट फॉर्म करता है और वाटर होता है जो कि एक सॉल्ट है। ठीक इसी तरीके से H2SO4 जो कि एसिड है उससे रिएक्शन करके ये क्रोमियम सल्फेट फॉर्म करता है जो कि एक सॉल्ट है। तो दोनों के साथ इसकी रिएक्शन आप देख सकते हैं, बेस के साथ भी है एसिड के साथ भी है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स की बात कर सकते हैं, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और हमारे पास जो लास्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो बेसिकली ओजोन है, जो कि आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो डाई ऑक्सीजन को जैसे हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो O3 है, यानी कि 3 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होते हैं और ओजोन को फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास जो सेंट्रल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, उस पर जो फॉर्मल चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और एक ऑक्सीजन पे यानी कि जो कॉर्नर पे हमारे पास ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिकली मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाता है, बट आप ये कह सकते हैं कि इसमें चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेंट्रल में ऑक्सीजन है आप देख सकते हैं 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ऑक्सीजन जब भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज को अटेन किए बिना कभी भी 3 बॉन्ड को फॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें d ऑर्बिटल्स की एब्सेंस होती है जिसकी वजह से ये ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो इसके लिए जो 100% कंडीशन है वो यही है कि ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन ही रखेगा वैलेंस शेल में। तो इसलिए यही हमारे पास एक ऑप्शन है इसके स्ट्रक्चर को शो करने का कि हम सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज और एक टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज रखें। अब अगर बात करें कि इसकी स्टेबिलिटी कैसे आती है तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होता है नेगेटिव चार्ज दोनों ही टर्मिनल ऑक्सीजन्स पे, जिससे क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ये एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में। तो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, जैसा आप देख सकते हैं कि जो बॉन्डिंग ऑर्डर है वो चार्जेस के साथ ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, तो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बट हाँ स्टिल एग्जिस्ट कर सकता है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होता है कि एक तो इनकी बॉन्ड लेंथ दोनों ऑक्सीजन की बराबर हो जाती हैं, और अगर हम बात करें एंगल का तो 117 डिग्री का ये एंगल इसमें प्रेजेंट होता है इसके स्ट्रक्चर में। तो इस तरीके से हम इसकी रिजोनेटिंग फॉर्म को मेंशन कर सकते हैं। तो हम चार्जेस के साथ भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से आप चार्ज के साथ भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और देन इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हैं। तो फॉर्मल चार्जेस के साथ भी हम इसको शो कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन डाई ऑक्सीजन इज इरेडिएटेड विद यूवी लाइट और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो बेसिकली क्या है कि हमको डाई ऑक्सीजन को एनर्जी प्रोवाइड करानी है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इतना आपने देखा कि बॉन्डिंग ऑर्डर जो इतना बेटर नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको एनर्जी देनी पड़ती है ऑक्सीजन को, जिससे कि हमारे पास क्या है ओजोन फॉर्म होती है। तो जो एनर्जी हमको देनी है वो हम 2 फॉर्म में दे सकते हैं, या तो हम इरेडिएट कर सकते हैं, फोटोन्स उस पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लाइट एनर्जी दे सकते हैं, रेडिएशन दे सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी उसको एनर्जी दे सकते हैं। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो 3O2 कन्वर्ट हो जाते हैं 2O3 में, और यहाँ पे हमने इसकी रिएक्शन कंडीशन लिखी है जो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है इसको कंडक्ट कराने के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास ओजोन फॉर्म होती है बेसिकली। अगर हम बात करें अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ अ पेल ब्लू गैस विथ पंजेंट ऑर्डर। तो ऑर्डर होता है, आपने देखा था डाई ऑक्सीजन का ऑर्डर नहीं था, ना ही कलर था, इसका ऑर्डर भी और इसका कलर भी है। और साथ ही साथ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि सिंस इट फॉर्म्स नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये डिकम्पोज होकर क्या करती है O2 और नेसेंट ऑक्सीजन को फॉर्म करती है। इस तरीके से आप नेसेंट ऑक्सीजन को शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो देयरफॉर इट इज़ सेकंड मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको पता है जब नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होगी तो ये किसी के साथ बाइंड होना चाहेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। तो बॉन्डिंग को कंप्लीट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, बहुत ही फास्टली रिएक्ट करता है किसी भी मेटल या नॉन मेटल से आप कह सकते हैं, जिससे फर्दर ऑक्साइड्स को फॉर्म करता है।
तो अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो लेड सल्फाइड के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो लेड सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस हमारे पास रिलीज़ हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओजोन है वो काफ़ी फास्ट रिएक्शन करता है और एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसके पास नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज़ करने की कैपेसिटी है। तो इस वजह से ये काफ़ी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सुपर जेट होते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, और जब ये रिलीज़ होती है तो जो हमारे पास ओजोन लेयर है वहाँ पे जो ओजोन प्रेजेंट होती है वो इससे रिएक्शन कर लेती है, और रिएक्शन होने के साथ ही NO2 फॉर्म हो जाता है और ऑक्सीजन आ जाती है हमारे पास। तो आप ये देख सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है ओजोन लेयर पे ओजोन का वो डिक्रीज़ करने लग जाता है इस टाइप के कंपाउंड्स के आ जाने से। ठीक यही हमारे पास रिएक्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कंपाउंड के साथ भी होती है। वहाँ पे भी क्या होता है कि ओजोन जो है वो रिएक्शन कर लेती है, फर्दर ऑक्साइड फॉर्म कर देती है और ऑक्सीजन गैस को यानी कि डाइऑक्सीजन को रिलीज़ कर देती है, जिससे कि हमारे पास जो ओजोन लेयर है वहाँ पे होल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं और जिससे UV लाइट जो है सन की वो अर्थ तक पहुँच जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि किस तरीके से ओजोन डिप्लीशन होता है और हमारे पास जो ओजोन का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है ओजोन लेयर पे। तो अगर हम बात करें ओजोन लेयर पे जनरल होने वाली रिएक्शन की, तो ओजोन लेयर पे O3 बेसिकली क्या करता है, जो UV लाइट आती है उसको यूज़ करता है डिकम्पोज होने में, O2 फॉर्म होती है और नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होती है। अब अगर हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म हुई है और वहाँ पे कोई और कंपाउंड की प्रेजेंस ना हो, एनवायरनमेंट क्लीन हो, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगी, O3 फॉर्म कर देगी यानी कि ओजोन फॉर्म कर देगी। बट हमारे जो सुपरसोनिक जेट हैं या जो हम इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल्स यूज़ करते हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स जो हैं, वो जब ओजोन लेयर पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे उन कंपाउंड्स का क्या होने लग जाता है, ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा NO का ऑक्सीडेशन हुआ और NO2 फॉर्म हुआ, यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। तो इस कंडीशन में दोबारा से ओजोन नहीं बन पाता है, जिससे कि आपके पास होल्स होने उसमें स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो वैसे नॉर्मल जो हमारे पास प्रोसीजर है ओजोन के सर्किल का, उसमें क्या होता है कि जो UV लाइट आती है सन से उसको यूज़ करती है ओजोन डिकम्पोजिशन में, नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होती है। नेसेंट ऑक्सीजन चूँकि वहाँ पे कोई और कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होता है, खाली O2 डाई ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो उससे फर्दर फिर रिएक्शन कर लेती है और हमारे पास क्या है, फिर से ओजोन फॉर्म हो जाती है। तो ये सर्किल चलता जाता है, जिससे UV लाइट जो है वो यूज़ होती जाती है और ओजोन लेयर बनी रहती है। बट अदर कंपाउंड्स, इस टाइप के कंपाउंड्स की प्रेजेंस से क्या होता है कि वो कंज्यूम होने लग जाती है, जिससे ओजोन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। Thank you very much for watching this video.